मंत्री जी ने मना कर दिया है, रमेश मीणा जी ने साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहीं पर भी किसी प्रकार से किसी सरपंच का व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से नाम नहीं लिया है। और हमारे पास जो सूचनाएं हैं, जो सबूत हैं, वो सारे सबूत सोशल ऑडिट करने वाले एनजीओ की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी के बीच में कुछ लोग राजनीति में आया। एनजीओ एक बहुत बड़ा घोटाला है, हम फिर दोहरा रहे हैं। और इन घोटालेबाजों की करतूत है ये कि अपने घोटालों पर से ध्यान आकर्षित करने के लिए सरपंचों को घोटालेबाज बना दो और सरकार पर दबाव बनाओ कि सरपंचों पर जांच जो हो रही है वो सही है और इनको जेल भिजवा दो। और लगभग तैयारी कर ही ली थी। ये 100% सत्य है कि अगर 1-2 महीने और रुक जाते तो आप में से कुछ सरपंच लोग बेकसूर होते और इन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती और इन एनजीओ सोशल ऑडिट करने वालों की गलती के कारण वे जेल में होते। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान में पिछले लगभग 10-15 दिनों से घटी। लगातार संघर्ष हुआ गांव की सरकार और शहर की सरकार में, अर्थात सरपंच और मंत्रियों के बीच में तनातनी हुई। बात सिर्फ छोटी सी थी। बात यह थी कि सरपंच जो गांव की सरकार मानी जाती है, उनके लिए राजस्थान के पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने गलत बात कही। गलत बात क्या कही? उन्होंने यह कहा कि राजस्थान के सरपंच भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस बात ने तूल पकड़ा और तूल पकड़ के ये मीडिया में भी लगातार चलता रहा। हमारा वर्तमान मीडिया कैसा है यह कहने की जरूरत है नहीं। बात का बतंगड़ बनाना और राष्ट्र के विकास से इतर राष्ट्र को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़वाना, ये वर्तमान में मीडिया का एक बहुमत, एक बड़ा वर्ग कर रहा है। ऐसे में पूरे राजस्थान के सरपंच आक्रोशित हुए और प्रदेश सरपंच संघ के नेतृत्व में राजधानी में आके डट गए, बैठ गए और आंदोलन चला। और आनन फानन में जैसे ही सरकार को इस बात का ज्ञान हुआ तो सरकार ने स्वतंत्र रूप से, यानी राजस्थान सरकार ने अपने पंचायत राज मंत्री की बात नहीं मानते हुए, उन पर विश्वास नहीं करते हुए, सरपंचों पर विश्वास करते हुए स्वतंत्र रूप से सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मध्यस्थता करने के लिए तैयार किया और उन्हें जिम्मेदारी दी कि सच्चाई का पता लगाया जाए। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अधिकारी बैठे। अधिकारियों ने इस बात का पता लगाया कि हकीकत में कहाँ गलतफहमी हुई है। आनन फानन में 36 सूत्री मांगों को मानने के आदेश राज्य सरकार ने दिए। उच्च अधिकारियों की और सरपंच संघ के प्रतिनिधियों की कई दौर की मीटिंगें हुई और जिन मांगों को तुरंत माना जा सकता था उन्हें माना गया। लेकिन इस बीच एक मांग ऐसी थी जिस पर अभी तक फैसला नहीं आया और जिस पर सरपंच वर्ग का एक कुनबा अभी तक नाराज है और अपनी नाराजगी प्रकट कर भी रहा है अलग अलग तरीके से। वह थी कि इस पूरे विवाद के जड़, जिसके कहने पर, जिनके मुंह से सरपंच को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया, उस पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा का इस्तीफा सरकार ले। यह मांग सरकार ने मानने से इनकार किया। यह मांग सरकार ने मानने से क्यों इनकार किया? उसका कारण यह रहा कि जब ये विवाद आला कमान के पास पहुंचा तो आला कमान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि इस मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई
आरोप पुख्ता है क्या? तो ये जो बात है ये क्लियर इस प्रकार से हुई कि मंत्री रमेश मीणा पर भ्रष्टाचार के तो कोई सीधे आरोप सरपंच ने लगाए नहीं, और सरपंचों ने ये कहा कि मंत्री ने सरपंच को भ्रष्टाचार कहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त कहा है सरपंचों को, इसलिए रमेश मीणा का इस्तीफा होना चाहिए। इन 36 सूत्री मांगों की बातें मानी जाती रही और धीरे धीरे मान रहे थे, और मंत्री रमेश मीणा से शिकायत करने के लिए तमाते हुए कुछ लोग, मेरे पास नाम है, मैं उनका आपको नाम बता देता हूं, और जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है रोशन अली, सरपंच संघ के, राजस्थान के जो सरपंच संघ, प्रदेश सरपंच संघ जो बना हुआ है उसके पदाधिकारी जिनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, वे लोग पहुंचे हैं। चित्तौड़ जिला के अध्यक्ष गणेश साहू, अलवर संयोजक महेश पटेल और प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान और जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़, ये लोग तमाते हुए पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के दफ्तर में पहुंचते हैं। लेकिन जब रमेश मीणा ये कहते हैं कि मैंने तो सरपंच का नाम लिया ही नहीं, तो बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा होती है। अब यहां बहस होती है, बहस इन सरपंच संघ के प्रतिनिधियों की सीधे रमेश मीणा से, और मंत्री रमेश मीणा को ये कहा जाता है कि अगर आप सही हैं और आपने सरपंच का नाम नहीं लिया है तो फिर किसने लिया है? तो अंदर की जो खबरें हैं, क्योंकि सरकार है, राज्य सरकार किसी गली नुक्कड़ के दुकान की तरह नहीं चलती है, इसकी अपनी कोई व्यवस्थाएं होती है, राज्य सरकार का अपना एक सिस्टम होता है, और राज्य सरकार में गुप्तचर एजेंसियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पुलिस विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और भी तमाम एजेंसियां हैं जो राज्य सरकार को चलाती है। एक राज्य सरकार एक अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। उन एजेंसियों से सच्चाई की जानकारी ली गई, और जब उन एजेंसियों ने कहा कि ये बात कुछ एनजीओ के लोगों के द्वारा फैलाई गई है, तो सबके होश उड़ गए। मतलब सोशल ऑडिट करने वाली एनजीओ सरपंच और सरकार को लड़ा रही थी। अब सवाल यह है कि ये जो सोशल ऑडिट करने वाली एनजीओ है ऐसा क्यों कर रही थी? और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, 2 दिन पहले राजधानी में पूरे भारत भर के बड़ी एनजीओ के बड़े लोग, बड़े समाज सेवक जुटे, और राजस्थान में सोशल ऑडिट करने वाली एनजीओ ने उनको भी भरमाया, उनको भी गलत कहा, और उन्होंने मंच पे खड़े होकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया, राजस्थान के सरपंचों पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार सोशल ऑडिट एनजीओ से जो करवाती थी उसको रद्द कर चुकी है, और ऐसा करके उसने सरपंचों को भ्रष्टाचार की छूट दे दी है, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हें बच निकलने का अवसर दे दिया है। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सरपंच संघ के जितने भी तमाम, चाहे वो बंशीधर हों, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जितने भी अन्य, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, उन सबको धन्यवाद। हमने इसकी तह तक जाने का मानस बनाया, और जब तह तक गए तो एक पत्र हमारे पास आया जो जयपुर जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह धनखड़ द्वारा पंचायत राज मंत्री को लिखा गया, और जो इनकी विवाद थी वो उस विवाद का भी पुट इस पत्र में हमें मिला, उस पत्र को भी हम पेश कर रहे हैं। एक और बात, हम गांधी टीवी हैं, हमें किसी संगठन से, किसी राजनीतिक दल से, किसी धार्मिक संगठन से, किसी सामाजिक संगठन से, किसी जातिगत संगठन से कोई लेना देना है। हम सच को सच की तरह पेश करते हैं। आप लोग सब सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप तय करते हो कि आपके यहाँ विधायक कौन चुना जाए, कौन जीते, और आप लोगों की
दिशा से विधायक जीतते हैं, सरकार बनती है। तो बुद्धिशाली आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के बाद में वो जो नागरिक है, सामान्य नागरिक, जिसकी IQ, जिसका बुद्धि जो है, बुद्धि स्तर सामान्य होता है, उसको चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों को होती है, और आप लोग उसको मोटिवेट करते हैं सरकार बनाने के लिए, और जिसको चाहते हैं उसकी सरकार बनाते हैं। आप लोग इस पूरे सिनेरियो को बिल्कुल शुद्धता के रूप में देखें। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। जब यहाँ राजस्थान प्रदेश संघ का गठन हो रहा था, उस समय आपके इस अधिकार को प्राप्त करने की यात्रा में मैं साथ था, और आज जब आप लोग अधिकार प्राप्त कर रहे हो, तब भी हम लोग आपके साथ हैं। मंत्री जी ने मना कर दिया है, रमेश मीणा जी ने साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहीं पर भी किसी प्रकार से किसी सरपंच का व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से नाम नहीं लिया है। और हमारे पास जो सूचनाएं हैं, जो सबूत हैं, वो सारे सबूत सोशल ऑडिट करने वाले NGO की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी के बीच में कुछ लोग राजनीति भी करते हैं। अब राजनीतिक मुद्दा तब तक बना रहेगा जब तक मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं उठे। अब आप सरपंच हो, आपको सोचना है कि अगर हम मान लेते हैं कि रमेश मीणा का इस्तीफा लेने पर हम अड़ जाएं और उसका इस्तीफा ले भी लेते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से आपकी पंचायत समिति को, वहाँ के नागरिकों को क्या फायदा होगा? उससे तो कोई लाभ होता दिख नहीं रहा। और जहाँ तक हमने कई सरपंचों से उस समय भी बात की थी और उनसे कहा था, हमारे पास जो सूचनाएं आ रही थी, रमेश मीणा की तरफ से जो सूचनाएं आ रही थी, वो ये आ रही थी कि हम लोग तो सरपंचों के प्रतिनिधि हैं, हम सरपंचों के लिए क्या कहेंगे, फिर भी अगर कुछ कहा है तो उसको हम उसको आप हमें बताएं, कोई सबूत हो तो वो सबूत हमें दें, तो हम हमारी बात को वापस लेंगे, क्षमा याचना करेंगे। तो ये बातें वहाँ उस समय चल रही थी जब हम आप लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, आप लोगों की बात को आला कमान तक पहुँचा रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचा रहे थे, मंत्री तक पहुँचा रहे थे, मीडिया तक पहुँचा रहे थे, तब भी ये बात उठी। आज भी ये बात कुछ लोगों द्वारा उठाई जा रही है। हमें बातों के लिए नहीं लड़ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है और आप सरपंच हो, आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग पहले अपनी जनता के लिए सोचें, उस जनता का राजनीतिक दलों के लिए इस्तेमाल होने की व्यवस्था को बाद में लाएं। पहले आप अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार ने मांगे आपकी लगभग सभी मान ली हैं, और जो बची कुछ मांगे उसको भी माना जा रहा है। और हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि सरकार ने सरपंच संघ के जो बंशीधर जी हैं, जो रफ़ीक पठान साहब हैं जो प्रवक्ता हैं, और जो तमाम जितने भी आपके प्रदेश स्तर के नेता हैं जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया गया, उनको कहा है कि आप एक एक सरपंच से उसकी आवश्यकताओं की जानकारी लें। तो मैं तमाम पदाधिकारियों से भी गांधी टीवी की तरफ से निवेदन करूंगा, ये अवसर है, बिल्कुल आप चाणक्य की तरह इस अवसर का इस्तेमाल कर लो और शांतिपूर्ण तरीके से, पहली बार गांधीवादी तरीके से इतनी बड़ी जीत हुई है। लड़ाई तो पिछली बार भी हुई थी, जब इससे पहले अशोक गहलोत सरकार थी और विधानसभा के बाहर लाठी डंडों से सरपंचों को पीटा गया था, उनकी खोपड़ियां तोड़ दी गई थी, कईयों के टाँके आए थे, 12-12, 7-7, 8-8 सिर फूट गए थे, कईयों की टांगें तोड़ दी गई थी, पुलिस द्वारा बर्बरता अपनाई गई थी, और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। और आज आपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और दूसरे दिन ही शाम होते होते आपके पास सूचनाएं आई और तीसरे दिन आपकी मांगें मान ली गई गांधीवादी तरीके से। अब जब मांगें आपकी मान ली गई है और आगे आपको जो चाहिए वह सरकार देने के लिए तैयार है, तो आप मसौदा बनाएं कि आपको क्या चाहिए। हम हमेशा महात्मा गांधी के
ग्राम स्वराज के पक्षधर रहे हैं। हम हर उस दर्द को समझते हैं। एक सरपंच साहब का कल रात को 12 बजे फ़ोन आया। कुछ लोग दिन में भी फ़ोन कर रहे थे। अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि गांधी टीवी ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि हमारी सच्चाई को दिखाया और एनजीओ की हकीकत को भी दिखाया। एनजीओ एक बहुत बड़ा घोटाला है, हम फिर दोहरा रहे हैं। और इन घोटालेबाजों की करतूत है ये कि अपने घोटालों पर से ध्यान आकर्षित करने के लिए सरपंचों को घोटालेबाज बना दो और सरकार पर दबाव बनाओ कि सरपंचों पर जांच जो हो रही है वो सही है और इनको जेल भिजवा दो। और लगभग तैयारी कर ही ली थी। ये 100% सत्य है कि अगर 1-2 महीने और रुक जाते तो आप में से कुछ सरपंच लोग बेकसूर होते और इन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती और इन एनजीओ सोशल ऑडिट करने वालों की गलती के कारण वे जेल में होते। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा मान सम्मान अगर कम होता है तो जनता का भी मान सम्मान कम होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारी विडंबनाएं हैं, तो ये मौका है उन विडंबनाओं से मुक्ति पालो। कुछ सरपंच कह रहे थे कल कि भवन बनाने का कार्य भी नरेगा के द्वारा करवाया जाता है। उस नरेगा में 220 रुपये मानदंड मिलता है। अब कारीगर को क्या तो 220 रुपये में आप काम करवा लोगे, और मजदूर जो 700-800 रुपये प्रतिदिन लेता है उससे 220 रुपये में कितना काम करवा लोगे? कारीगर कितना काम करेगा? लोहा जो सरिया मोड़ता है, जो छत डालने के लिए जो कारीगर आते हैं वो क्या काम करेंगे? लेकिन सरपंच जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके इधर से उधर से अपने जेब से पैसा मिला के उस काम को भी करवाता है और करवाया है। कई भवन ऐसे बने जो मनरेगा के तहत बनाए। ये जो व्यवहारिक अड़चन है इसे दूर करने के लिए आप प्लान बनाइए। अगर सरपंच को अपने घर में भी पानी की कमी है तो भी उसको पीएचडी के JNIN सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि साहब मेरे मोहल्ले में लोग प्यासे मर रहे हैं, और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि सरपंच के मोहल्ले में पानी के लिए हेडपम्प लगाएं, ट्यूबवेल लगाएं, नहीं लगाएं। तो फिर सरकार कहाँ है? ब्यूरोक्रेट है ग्रामीण स्तर पर। विधायक तक तो विधायक की चलती है, उसके पास एक बजट भी है, लेकिन सरपंच के पास तो कुछ नहीं है। तो गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा कहाँ पूरी हुई? और किसी के घर में अगर आटा नहीं है तो सरपंच के घर पहुंचते हैं, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो सरपंच को पकड़ते हैं, किसी के घर में ससुराल गई हुई बच्ची ससुराल वालों से परेशान हो रही है तो वो सरपंच के पास जाते। कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं जाता। और सरपंच के पास अधिकार क्या है बातों के अलावा? और बातों से कितना देश चला सकता है हमारा सरपंच? कई सरपंच तो गरीब है, उनके पास तो पैसा ही नहीं है, लोगों ने उन्हें सरपंच बना दिया। और लोग हमारे प्रदेश के अनपढ़ हैं, राजनीतिक रूप से वो शिक्षित नहीं है, उनको पता नहीं है सरपंच के अधिकार क्या है। वो लोग समझते हैं कि बस सरपंच साहब बन गए, सरपंच साहब सब कुछ कर लेंगे, हमारे बच्चों की नौकरी भी सरपंच साहब लगा देंगे। उन्हें ये थोड़ी पता है कि सरपंच तो दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। एक तरफ जनता उसे खींचती है और दूसरी तरफ ये सोशल ऑडिट के नाम पर एनजीओ वाले खींच रहे थे। अब तो कम से कम उनसे मुक्ति हो गई, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोग भी सरपंच को इधर उधर खींचते रहते। और उसे मिलता क्या है? विकास के बजट के नाम पर कुछ भी नहीं है उसके पास। जबकि ग्राम स्वराज की अवधारणा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक सरपंच के इलाके में, पंचायत समिति में स्कूल, चिकित्सा, बिजली, तमाम सरकार का हर एक काम सरपंच के साइन से ऑथराइज हो। सरपंच उसमें निर्णायक भूमिका निभाए।
कई गांव में बारिश में लोग परेशान होते हैं, आवागमन के मार्ग ठप हो जाते हैं, लेकिन सरपंच और विधायक के बीच में तनातनी के चलते उस पूरे गांव को उस गुस्से का शिकार होना पड़ता है और वो विधायक कोई कार्य नहीं करता। कई जगहों पर तो मंत्री अड़े हुए हैं। कई पंचायत समितियों में मंत्री लोग सिर्फ और सिर्फ उन गांव वालों का विकास इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी सरपंच से व्यक्तिगत या राजनीतिक या सामाजिक या जातिगत भेदभाव है। और ये तब तक होगा जब तक सरपंच के पास अधिकार नहीं हो। ग्राम स्वराज के माध्यम से हमें अधिकार प्राप्त कर लेने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आपके मुखिया जो वर्तमान में है राजस्थान के अशोक गहलोत, वो जो भी संगठित होकर आ रहा है, जो भी शांति से कुछ मांग रहा है और उनको लग रहा है कि ये वाकई बड़े सीरियस हैं और अपने लिए अधिकार लेने आए, गांव के विकास के लिए आए हैं, तो वो खुल कर दे रहे हैं, किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर विकास आपका मुद्दा नहीं है, अपने सरपंचों के अधिकार आपका मुद्दा नहीं है, अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अधिकार प्राप्त करना आपका लक्ष्य नहीं है, तो फिर ये बिना लक्ष्य की यात्रा का कोई अंत भी नहीं। आप अपना स्वयं का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी जनता का भी समय बर्बाद कर रहे हैं और आप सरकार का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रनीति राजनीति से सर्वोपरि होनी चाहिए। आज हम आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हर घर में झंडा हो। गांधी टीवी आह्वान कर रहा है हर घर में भी झंडा हो और हर दिल में तिरंगा हो। जब तक दिल में तिरंगा नहीं रहेगा तब तक हम राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत और धार्मिक भेदभाव के बलि चढ़ते रहेंगे और असली राष्ट्रवाद को नहीं ला पाएंगे। और आप दिल में अगर तिरंगा फहरा दोगे तो हर भेदभाव को भुला दोगे, आप फिर सबसे प्यार करने लगेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब मिलकर रहने लगेंगे और रहना ही पड़ेगा। आप और हम मूर्खता पूर्ण रवैया वाले कहलाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं देकर जाएंगे। और सरपंच उसके लिए प्रमुख कड़ी है। सरपंच बहुत कुछ दे सकता है। बहरहाल आपके पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने पंचायत राज मंत्री को भी चैलेंज कर दिया है और उनको कह दिया है कि अगर वाकई आप सच्चे अर्थ में हमारी सुनते हैं और हमारी मानते हैं और आपने सच्चे अर्थ में हमारे लिए कभी गलत शब्द नहीं कहा, तो आप मुख्यमंत्री को लिखें कि इस एनजीओ की जांच हो। सोशल ऑडिट करने वाली और सरपंचों को बदनाम करने वाली सोशल ऑडिट के जरिए उन एनजीओ की जांच हो और जिन्होंने अनर्गल बयान दिए हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। आप में बहुत सारे वकील कर सकते हैं ना, आप उठाइए परसों का अखबार, उसमें बयान छपे हुए हैं जयपुर में जिन एनजीओ वालों ने सरकार को और सरपंचों को भ्रष्टाचार में लिप्त कहा है, आप मुकदमे दर्ज करिए ना। राजनीति आप करो, लेकिन जनता ने आपको राजनीति करने के लिए नहीं चुना है, जनता ने आपको विकास करने के लिए चुना है। और हम कहते रहेंगे हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, हम गांधी टीवी छोटा है, सच पे चलते हैं और सच पे चलने वालों के सामने आर्थिक विडंबनाएं आती है। हमें आपसे अपेक्षाएं तो है कि आप हमारी मदद करें, लेकिन उस मदद के एवज में हम सच बोलना छोड़ दें, ये हमसे कभी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि गांधी टीवी सच बोलने का एक माध्यम है और हमेशा सच बोलेगा और आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, सरपंचों के ग्राम स्वराज में अधिकार देने के लिए पैरोकार करेगा, पैरवी करेगा, तो आप हमें चुनें, आप हमें मदद करें, आप हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब तो बहुत छोटी सी बात है, आप सब्सक्राइब करें। और आप चाहें 10 सरपंच चाहें तो हमारे इस चैनल को खड़ा कर सकते हैं। और आप तो हज़ारों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतने फ़ोन आते रात को 2 बजे तक, मुझे सोने नहीं देते, लेकिन आपका प्यार अच्छा लगता है।
दुख नहीं होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि गांधी टीवी को आप लोग इस रूप में पसंद कर रहे हैं। और हमारा रूप इसी प्रकार सरपंचों के लिए राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, जातिगत इन सब बंधनों से परे ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्थापित करने के लिए हमेशा आपको बहता रहे। इसी सोच के साथ आप पुनः निवेदन आपसे, गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। जब आप कुछ बोलते हैं तो हमारा इस कार्य को करने के लिए, आपके समर्थन करने के लिए हमारी इच्छा और बढ़ जाती है। कल एक सरपंच साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप आगे बढ़ो, आपको हर प्रकार से हम मदद करेंगे, आपकी आर्थिक मदद भी हम करेंगे। कहना ही काफ़ी था। हमें एक संबल मिलता है कि नहीं, हमें मदद करने वाले लोग हैं, इस सच्चाई को भी आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। जहाँ झूठ की कीमत बहुत अधिक है, वहाँ सच्चाई की भी कीमत आप लगाने वाले लोग। अपना ये गांधी टीवी आपका अपना चैनल समझिए और इसे आगे बढ़ाइए। और भी अगर कोई मुद्दे हैं तो हमें देते रहिए। आज का ये मुद्दा विशेषकर आप लोगों के बीच में जो कश्मकश, खींचातान चल रही और बहुत सारी गलतफहमियाँ चल रही है, इसको मिटाने के लिए बहुत सारे संगठन हैं आपके सरपंचों के, लेकिन वक्त पड़ने पर हमें किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। और इस संगठन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस संगठन को सरकार ने मान्यता दी है, सरकार इसके सामने झुकी है, आप लोगों ने इस पर विश्वास किया है। छोटे मोटे झगड़े वगैरह सब होते रहते हैं, आप भूल जाइए, भूल कर आगे बढ़िए। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। आप संगठन करता हैं, हर संगठनकर्ता को उस कहानी से प्रेरणा मिलती है और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं उसे शेयर करता हूँ, उसको फैलाता हूँ, क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। ज्ञान को बांध के रखना नहीं चाहिए, उसे फैलाना चाहिए। तो गांधी टीवी आपको ये कहानी लोगों तक पहुँचाने के लिए, अपने संगठन के भटके हुए साथियों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि आपके संगठन में बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, वो अटक चुके हैं, भटके नहीं, अटक गए। अटक कैसे गए? उनके कुछ न कुछ राजनीतिक स्वार्थ होंगे, धार्मिक स्वार्थ होंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ होंगे। अब वो बनते नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस संगठन के जरिए इस आंदोलन को दोबारा खड़ा करा जाए और दोबारा अपने नेतृत्व में इसको चलाया जाए। ज़रूरत ही नहीं है, सरकार आपके सामने झुक चुकी है। अगर अब आप बार बार सरकार को गलत तरीके से परेशान करेंगे और गलत मैसेज देंगे तो सरकार के पास भी गलत मैसेज जाएगा और जो एजेंसियां काम कर रही है, जो पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनके पास भी गलत मैसेज जाएगा और सरकार कई बार अपने आदेशों को पलट भी देती है। तो इसलिए आप, जो संगठन आपका जीत चुका है, जिस लक्ष्य की ओर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़े। पदाधिकारी आपके, हमारी लगातार बात हो रही है, वो अब अपने स्तर पर कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देंगे, आप लोगों से अपनी समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं को सरकार तक, चूँकि सरकार ने हर समस्या को निदान निकालने का मानस बना लिया है, तो उसका निदान निकलेगा। तो अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएँ, उसके बाद फिर लक्ष्य बना लेना नया। अभी तो जो लक्ष्य आपका था, आपकी समस्याओं से मुक्ति पाने का, उनसे मुक्ति पाएँ। आपको गांधी टीवी साफ शब्दों में कह रहा है कि रमेश मीणा का इस्तीफा नहीं होगा। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा का इस्तीफा नहीं होगा। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार के सबूत आप लोगों के पास नहीं है, और हैं भी तो वो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होंगे, उनमें कोई दम नहीं होगा। और जो सबूत हैं सोशल ऑडिट करने वाली एनजीओ की खिलाफ और अन्य एनजीओ के खिलाफ, और जो मुख्य कारक है, जो सरपंचों को जिसने बदनाम किया, सरकार और सरपंच को जिसने लड़ाया, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के बयानों को गलत तरीके से पेश किया और अधिकारियों में गलत फीडबैक दी सरपंचों के प्रति, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सच्चा और अच्छा कदम है। तो वो मैं कहानी आपको जाते जाते सुना जाऊं। एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को लेकर देशाटन में थे, भ्रमण पे थे।
चल रहे थे, क्योंकि संत और भिक्षु कभी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। जो अच्छाई मिली उसे बांटते रहते हैं, जो बुराई मिली उसे आत्मसात करते रहते हैं, इसलिए वो संत और सन्यासी होते हैं। तो वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि हमें अपनी जवानी में किसी कन्या को नहीं देखना चाहिए, किसी कुंवारी कन्या की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, अपने मन को बिल्कुल एकाग्रचित्त लक्ष्य की ओर रखना चाहिए और लक्ष्य हमारा महान होना चाहिए। ऐसे जब बात करते हुए जा रहे थे तो बीच में एक नदी आई और उस नदी में पानी थोड़ा सा भरा हुआ था। उस नदी को पार कर रहे थे लोग पैदल ही, तो उन्होंने भी पैदल उसे पार करने का निश्चय किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके आगे एक बुढ़ी माँ अपनी जवान बिटिया के साथ उस नदी को पार कर रही। आगे आगे वो जवान बिटिया, पीछे उसकी बुढ़ी माँ, उसके पीछे वो बौद्ध भिक्षु संत, उसके पीछे उनके वो जवान चेले शिष्य। अब वो कुंवारी कन्या जैसे जैसे आगे बढ़ती, पानी धीरे धीरे बढ़ता जाता, तो वो अपनी घघरी को ऊंची करती जाती। और आगे बढ़ी तो और ऊंची हो गई घघरी, होते होते जैसे ही घुटने के लेवल पर उस कुंवारी कन्या, उस युवा युवती की घघरी आई, पानी घुटने के बल तक आया, तो गुरुजी ने और उस वक्त भिक्षु ने तुरंत उस बूढ़ी माँ से आगे जाकर और उस कुंवारी कन्या को अपने गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर पूरी नदी पार करवा दी। नदी में कमर तक पानी था और पार करवाने के बाद उस कुंवारी कन्या को उस बौद्ध भिक्षु ने वहाँ उतारा। बूढ़ी माँ ने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वे आगे के लिए रवाना हो गए। अब शिष्य बड़े असमंजस में बोले, यार ये बड़ा चालाक है गुरु, तो हमें तो कहता था कि कुंवारी कन्या को दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए, सोच से भी दूर रखना चाहिए, और इसने तो पूरे गोद में उठा लिया और उठा के पूरे नदी में पार करवा के पूरे नदी में उसको गोद में रखा। शाम होते होते वे अन्य गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठे और गुरु ने कहा भिक्षा लेकर आओ। चले गांव में गए, भिक्षा लेकर आए, जो मिला उसे खाया। खाने के बाद सोने से पहले अक्सर गुरु अपने शिष्यों को कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो गुरु जब शिष्यों को ज्ञान की बातें बोल रहे थे, एक जिज्ञासु शिष्य बिल्कुल आपकी तरह सोच वाला, वो बोला, गुरुजी आप बड़े चालाक आदमी हो, हमें तो कहते हो कि भाई इनको कुंवारी कन्याओं को मन में भी नहीं लाना चाहिए, और आपने तो पूरा तन में ही उसको चिपका लिया और गोद में उठाकर पूरी नदी पार करवा दी, तो ऐसा क्यों? तो गुरु मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तो उसको उठाकर वहीं नदी में पार करवा के वहीं छोड़ दिया, लेकिन आप तो उसको दिमाग में यहाँ तक ढोते आ गए। तो ये जो अंतर है, ये जो बीती घटनाओं को सोचने की जो व्यवस्था है, इससे हमें छुटकारा पाना है। क्या हुआ वो सब भूल जाओ। आप लोग सब इकट्ठे होकर आए, अलग अलग दिशाओं से आए, अलग अलग तरीके से आए, अलग अलग माध्यम से आए। उस आने के कारण को याद करो और आप लोगों ने जो पा लिया उससे संतुष्ट हो जाओ, और आगे जो पाना है उसकी मांग करें, जो हो सकता है उसकी मांग करें। आपके जायज़ मांगों में गांधी टीवी हमेशा आपके साथ रहेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने गलत किया है, सरकार ने आपके साथ गलत किया है, तो आपके नेता लोग डिसाइड करेंगे, आपके पदाधिकारी डिसाइड करेंगे, आपके पदाधिकारी जो भी डिसाइड करेंगे उसमें हम हमेशा साथ रहेंगे। बहरहाल सरकार मूड में है, सरकार आप लोगों की ताकत देख चुकी है, और बहुत से सरपंच अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आकर दिन दिन बैठे हैं। बहुत परेशानियाँ उनको हुई है। अब उस परेशानियों का फल आप लें और अपनी जनता को अधिकार प्राप्त करके दिखाएं, क्षेत्र का विकास करें। सरकार को अभी 1 साल और है, 1 साल में जितना आप लेना चाहते हैं
आपकी जो ताकत आपने दिखाई है उसके फलस्वरूप आप प्राप्त करें, राष्ट्र का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके इलाके में आएँ, आपके पंचायत समिति में आएँ, आपकी बातों को उठाएं, आपके अच्छे कार्यों को दिखाएं, आपकी समस्याओं को दिखाएं, तो हमें संपर्क करें। गांधी टीवी आपका है, हमेशा आपके लिए, आपके द्वारा और आपसे संचालित होता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।